नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो अटॉर्नी जनरल है इसके बारे में आर्टिकल 76 में लिखा गया है कि अटॉर्नी जनरल जो हैं ये राष्ट्रपति साहब के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं दोस्तों, यानी प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं वही इनको अपॉइंट करते हैं। एंड दोस्तों आर्टिकल हमारे संविधान में दे रखा है, इसका मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल्स हमारे संविधान में दे रखे होते हैं। एंड दोस्तों ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं हमारी कंट्री के, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, इनसे बड़ा कोई भी लॉ ऑफिसर नहीं होता पूरी कंट्री में हमारी। तो दोस्तों अभी हमने तीन चीज पढ़ी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, देन 76 में है इसके बारे में, देन हाईएस्ट लॉ ऑफिसर एंड ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब दोस्तों इनकी क्वालिफिकेशंस हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस मैंडेटरी हैं अगर अटॉर्नी जनरल साहब को अपॉइंट करना होता है तो दोस्तों सबसे मेन लाइन जो इसमें लिखी है कि अटॉर्नी जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकें, इतनी उनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि अगर उनको सुप्रीम कोर्ट का जज भी बनाना पड़े तो वो उस चीज के लिए एलिजिबल हो। ये इनकी क्वालिफिकेशन है दोस्तों। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उनके लिए दो क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं दोस्तों। पहला होता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए एंड दूसरा होता है दोस्तों कि दूसरे में तीन ऑप्शंस हैं टोटल। पहला ऑप्शन है कि हाई कोर्ट के जज होने चाहिए वो 5 साल तक, या फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट होने चाहिए पिछले 10 सालों से, या फिर दोस्तों एमिनेंट ज्यूरिस्ट यानी कि राष्ट्रपति साहब की नज़र में उनको लॉ की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ऐसा होना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति साहब को लगना चाहिए कि ये जो व्यक्ति हैं ये अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तब उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है दोस्तों। तो अभी हमने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना है तो दो क्वालिफिकेशंस जरूरी हैं। पहला है सिटीजन ऑफ इंडिया एंड दूसरा है दोस्तों इन तीनों में से कोई भी एक, मैंने और लिखे हुए हैं देखो आप दोनों के बीच में, इन तीनों में से अगर कोई भी एक है आपके पास तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों पहला हमने पढ़ा कि हाई कोर्ट में जज होने चाहिए 5 साल तक, दूसरा कि 10 सालों तक आप एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट में, या तीसरा है दोस्तों कि राष्ट्रपति साहब की नज़र में आप एक बहुत ही महान व्यक्ति होने चाहिए कि आपको लॉ की पूरी नॉलेज है। तो दोस्तों ये थी क्वालिफिकेशंस। अब दोस्तों ये अपॉइंट हो गए तो इनको हटाया कैसे जाता है? इनको दोस्तों हटाना बहुत ही आसान है। राष्ट्रपति साहब इनको जब मन चाहे तब हटा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई भी टर्म नहीं लिखा कि ये 2 साल के लिए रहेंगे, 5 साल के लिए रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा है कि एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब राष्ट्रपति साहब का मन करेगा वो इनको हटा सकते हैं दोस्तों। एंड राष्ट्रपति साहब से हमारा मतलब होता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि वही इनको एडवाइस देती है इनको अपॉइंट करने में भी एंड इनको रिमूव करने में भी। तो दोस्तों ये थी क्वालिफिकेशंस। अब देखते हैं हम इनकी ड्यूटीज एंड फंक्शंस कि इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं दोस्तों। सबसे मेन फंक्शन एंड सबसे पहला फंक्शन दोस्तों ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करते हैं लीगल मैटर्स पे। मतलब अगर भारत सरकार जो हमारी है ये कुछ जानना चाहती है लॉ रिलेटेड समथिंग, किसी भी कानून को लेके अगर उनको कंफ्यूजन होती है तो वो इनसे एडवाइस लेती है दोस्तों। अटॉर्नी जनरल साहब जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करते हैं ऑन लीगल मैटर्स। दूसरा है दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में एंड हाई कोर्ट में। मतलब आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के केसेस भी चलते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी एंड हाई कोर्ट में भी। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये जो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब हैं अंडर आर्टिकल 76 इनके पास पावर होती है कि यही इनको रिप्रेजेंट करते हैं भारत सरकार को, कि भारत सरकार का जो वकील होते हैं वो होते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल। यही इनकी तरफ से केस को दोस्तों केस के मतलब इनकी तरफ से एफिडेविट वगैरह फाइल करते हैं। एक तरह से ये इनके लॉयर होते हैं एंड यही केस को आगे लड़ते रहते हैं। एंड दूसरा मतलब तीसरा पॉइंट है दोस्तों ये रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। पहला था सुप्रीम कोर्ट में एंड हाई कोर्ट में। दूसरा है दोस्तों आर्टिकल 143 मतलब
आर्टिकल 143 में दे रखा है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, मतलब कि राष्ट्रपति साहब को अगर संविधान को लेके कुछ भी कंफ्यूजन होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मेरा मार्गदर्शन करिए, मेरे को इस पार्ट में कंफ्यूजन है। तो दोस्तों वहां पर भी यही रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल साहब रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों इनके अदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो हमारे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, मतलब आपने देखा होगा सेशंस जो चलते रहते हैं लोकसभा के एंड राज्यसभा के, ये उसमें पार्ट ले सकते हैं, मतलब लोकसभा में जाके बैठ सकते हैं, राज्यसभा में जाके बैठ सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, अपने ओपिनियंस रख सकते हैं। बट दोस्तों इनका एक जो माइनस पॉइंट ये है कि ये वोट नहीं कर सकते, ये सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। अगर कोई भी बिल पार्लियामेंट को पास करना होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वोट कर सकते हैं। हाँ, ये अटॉर्नी जनरल उसमें वोट नहीं कर सकते दोस्तों। ये था पहला इसमें जो प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट। दोस्तों दोनों हाउस में कर सकते हैं, लोकसभा में भी एंड राज्यसभा में भी। फिर दोस्तों ज्वाइंट सीटिंग होती है अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर कई बार ऐसा होता है कि जो भी बिल पास करने में दिक्कत आती है तो राष्ट्रपति साहब ज्वाइंट सीटिंग कर लेते हैं। जब डेडलॉक बन जाता है कोई भी बिल पास करने के लिए तो राष्ट्रपति साहब लोकसभा एंड राज्यसभा को एक साथ बुलाते हैं, बोलते हैं आपस में बैठिए, समझिए एंड बिल को पास करिए। तो उससे दोस्तों ज्वाइंट सीटिंग कहा जाता है। एंड ज्वाइंट सीटिंग में भी अटॉर्नी जनरल साहब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पार्लियामेंट की जो कमिटीज होती हैं, पार्लियामेंट की कमिटीज में अगर इनको बुलाया जाता है तो ये वहां भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों, अपना पक्ष रख सकते हैं, अपना ओपिनियन उनको बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी जाती हैं, मतलब जो सांसद लोगों को इम्यूनिटीज मिलती हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं। प्रिविलेजेस का मतलब दोस्तों विशेष अधिकार जो इनके पास होते हैं वो सब के सब विशेष अधिकार अटॉर्नी जनरल साहब के पास भी होते हैं। ये भी इंजॉय करते हैं प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज को दोस्तों। एंड दोस्तों अटॉर्नी जनरल के अलावा भारत सरकार दो और एक तरह से अपने वकील जो होते हैं उनके दो और वकीलों को अपॉइंट करती है जिन्हें कहा जाता है सोलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सोलिसिटर जनरल। तो दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये भारत सरकार अपनी तरफ से अपॉइंट करती है ताकि ये असिस्ट कर सकें अटॉर्नी जनरल को कि वो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके केस की सुनवाई करते रहें टाइम टू टाइम। अकेले अटॉर्नी जनरल साहब इतना काम एक तरह से नहीं, उतनी मतलब पूरे इंडिया का एक सारा का सारा काम अकेले तो संभाल नहीं सकते दोस्तों, इसलिए गवर्नमेंट दो ऑफिसर्स और अपॉइंट करती है कि ये असिस्ट कर सकें, एक तरह से इनको असिस्टेंट समझिए आप कि असिस्ट कर सकें अटॉर्नी जनरल साहब को। एंड दोस्तों फिर ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। बट दोस्तों इसके बारे में संविधान में नहीं लिखा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल के बारे में दे रखा है आर्टिकल 76 में। देन दोस्तों एडवोकेट जनरल एक पोस्ट होती है स्टेट के अंदर, हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। अटॉर्नी जनरल होते हैं यूनियन लेवल पे एंड जो एडवोकेट जनरल होते हैं ये होते हैं स्टेट लेवल पे, मतलब यूपी बिहार हर जगह दोस्तों एक एक एडवोकेट जनरल अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे यूनियन लेवल के लिए अटॉर्नी जनरल साहब होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए एडवोकेट जनरल होते हैं। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी दोस्तों। आर्टिकल 165 में लिखा हुआ है कि हर एक स्टेट में एक एडवोकेट जनरल अपॉइंट किए जाएंगे बाय द गवर्नर, मतलब इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है दोस्तों, गवर्नर करते हैं। यूनियन पे प्रेसिडेंट करते हैं एंड स्टेट लेवल पे गवर्नर साहब अपॉइंट करते हैं दोस्तों अंडर आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों इनकी क्वालिफिकेशन थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन सके, इतनी इनकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। यहां पर है क्वालिफिकेशंस, QF का मतलब क्वालिफिकेशंस इनकी क्या है कि ये हाई कोर्ट के जज बन सके, इतनी इनके अंदर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए दोस्तों। अब हाई कोर्ट का अगर जज बनना है तो आपको फिर से दो क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं दोस्तों। पहला कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, जो कि यहां भी वही था, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा है दोस्तों कि जुडिशियल ऑफिस में आप 10 साल से होने चाहिए, मतलब जो आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सेशनल कोर्ट होते हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उनको एक तरह से जुडिशियल ऑफिस कहा जाता है। या तो वो 10 साल वहां पर काम कर चुके हों, मतलब जुडिशियल ऑफिस उन्होंने संभाला हो 10 साल तक,
या फिर दोस्तों हाई कोर्ट में एडवोकेट होने चाहिए 10 साल तक, तब वो जाके हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। पहला सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड दूसरा क्या है कि जुडिशियल ऑफिस संभाला होना चाहिए या तो 10 साल के लिए, या फिर हाई कोर्ट में वकील होने चाहिए, मतलब एडवोकेट होने चाहिए 10 सालों तक उन्होंने मतलब एक तरह से काम किया होगा अगर एडवोकेट का, तब वो एलिजिबल हैं हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। एंड दोस्तों यहाँ पर था कि प्रेसिडेंट साहब की मर्जी है, जब उनको मन चाहे हटा सकते हैं। सेम यहाँ पर भी है, गवर्नर साहब का जब मन करेगा वो इनको हटा सकते हैं दोस्तों, एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। एंड दोस्तों इनका भी वही सेम है, ये भी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो विधानसभा होती है वहाँ की, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी होती हैं, किसी किसी स्टेट में है, 6 स्टेट्स में है दोस्तों अभी वो टोटल स्टेट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये टोटल 6 स्टेट्स में है अभी हमारे देश में। एंड गवर्नर ये जो होते हैं हमारे एडवोकेट जनरल साहब होते हैं, ये दोनों हाउसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों, जो उनकी प्रोसीडिंग्स चल रही होती है वो दोनों हाउस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड दोस्तों वही जो सेम प्रिविलेजेस ये भी एक तरह से एंजॉय करते हैं जो वहाँ के विधायक लोग करते हैं। यहाँ पर सांसद थे, यहाँ पर विधायक दोस्तों, तो विधायक लोगों को जो भी प्रिविलेजेस मिलते हैं, विशेष अधिकार मिलते हैं, वो सब एडवोकेट जनरल साहब भी एक तरह से एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। जो ये है दोस्तों प्रिविलेजेस के बारे में दे रखा है अंडर आर्टिकल 105, मतलब यूनियन लेवल के लिए 105 में दे रखा है, एंड स्टेट लेवल के लिए जो प्रिविलेजेस हैं वो अंडर आर्टिकल 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ आया होगा, आपको कंपैरिजन भी समझ आया होगा एडवोकेट जनरल एंड अटॉर्नी जनरल में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मतलब काफ़ी अच्छे से ही समझ आया होगा। एंड दोस्तों अगर समझ आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।